यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप मेरे साथ में। और मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री में पढ़ाते हुए मैंने आपको ये भी समझाया कि किस प्रकार जो है भारतीय इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास को गिना गया। उसके साथ साथ मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी एक वीडियो की क्लिप छोड़ दी थी आपकी। अगर हम आगे की बात करें तो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और हो जाती है जो मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ। ये 3 टॉपिक मैं आपको जो समझाए हैं इससे पहले वाले वीडियो में और इसके साथ साथ इस वाले वीडियो में जो समझाने जा रहा हूँ, उसका कारण केवल एक यही है कि इन तीनों का बेस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए हम सबको एक बार में जो है मिक्सअप कर दें, यानी सबको आपस में एक दूसरे की कहानियों को जोड़ दें। देखिए, अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आधुनिक भारत दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत की स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हुई होगी। उसका कारण समझना स्टार्ट करेंगे कि क्या कारण था आधुनिक भारत का स्टार्ट होने का। केवल भारत के ही जो है हम भारत का कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं, मगर कारण क्या बनता है भारत से आगे के देशों के अगर बारे में चर्चा करें हम, या कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के बारे में चर्चा करें हम लोग, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं ये इतिहास, भारत का इतिहास उस इतिहास से जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है उस बात को करेंगे, और वो देखेंगे जो क्वेश्चन भारतीय इतिहास के में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दें तो हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब चलिए हम बात करते हैं, लेकिन नई एक स्लाइड ले लेता हूँ, मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। आपने 7 महाद्वीप पढ़े होंगे। देखिए, 7 महाद्वीप की एक रफली पिक्चर मैं आपको बना रहा हूँ, और बना के धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक साइड से चलना स्टार्ट करें तो एक साइड से हमने चला, जैसे कि मैंने कहा ये नॉर्थ अमेरिका ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया नॉर्थ अमेरिका का, ये लिख दिया हमने नॉर्थ अमेरिका। आप केवल साथ साथ बैठे बैठे समझते रहें, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये देखो 7 कंटिनेंट भी आपको याद हो जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर साउथ अमेरिका बोल दिया मैंने आपको, इसके बराबर में थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका ले लिया, अफ्रीका, ठीक है। आपको अफ्रीका करके ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद अगर मैं इधर ले लूं तो मैंने कहा आपसे, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये एशिया महाद्वीप हो गया आपका, एशिया हो गया। अब जब ये एशिया हो गया तो कितने महाद्वीप आपने पढ़ लिए अब तक? 4 महाद्वीप पढ़ लिए। यहां मैंने आपका यूरोप बना दिया, ये बना दिया आपका यूरोप। देखो साथ साथ मालूम है कंटिनेंट भी याद होते जा रहे हैं आपको। अब यूरोप के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे कि मैंने आपको एक बना दिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आपका एक पढ़ने को रह गया केवल ऑस्ट्रेलिया के बाद, अगर हम बात करें पढ़ने को रह गया कौन सा? अंटार्कटिका के बारे में पढ़ने को रह गया। लीजिए मैं यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पास में एक अंटार्कटिका और बना दे रहा हूं, ये हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कहानी को समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए कहानी स्टार्ट जो होती है वो यूरोप से कहानी स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें तो यूरोप ना, उस समय जब हम आधुनिक भारत की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय अगर पैरेलल समझे यूरोप को, तो यूरोप ना एक तरीके से बहुत ज्यादा विकसित जो है, एक तरीके से जो है ये पूरा का पूरा कंटिनेंट बना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या थी? मशीनें थी, और मशीन होने की वजह से रोजगार बहुत अच्छा था यहाँ के लोगों का। बट धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप में जाकर कच्चा माल धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जब कच्चा माल खत्म होने लगा तो ये लोग क्या करते थे? भारत की तरफ को आया करते थे कच्चा माल खरीदने। तो भारत की तरफ जब ये कच्चा माल यहाँ पे एशिया में खरीदने भारत में आते होंगे, ये मान ले मैंने कहा भारत है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आया करते थे, तो यहाँ पे एक प्लेट पड़ा करती थी जो जहां अरबी कंट्री रहा करती थी। इराक हो गया, ठीक है, बगदाद हो गया आपका, इराक बगदाद वही हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, ठीक है, इस तरीके से सऊदी हो गई, अरब कंट्रियां हो गई, ये सारी के सारी यहाँ पड़ा करते थे इसमें। तो जब ये यूरोप से व्यापार करने निकलते होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें ना क्या होता होगा, ये इन पे पहले यहाँ से जहाज लेकर आए, फिर यहाँ पे वाले स्थल मार्ग पर रुके, और रुकने के बाद फिर यहाँ से जहाज को चेंज करके तब भारत की तरफ को बढ़ते होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें ना यहाँ जो एक रास्ता इन्होंने इनका उपयोग करा, तो इस रास्ते का कोई ना कोई टैक्स वगैरह कुछ पे करना पड़ता होगा। तो इन्हें ये दिक्कत आने लगी, इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ये सारी प्लेट को खत्म कर दें। अब हम यहाँ पे जाए ही नहीं, और इस प्लेट को खत्म करने के लिए जाने की वजह से इन्होंने एक नया समुद्री मार्ग खोजना स्टार्ट करा।
देखिए, भारत के साथ में व्यापार इनका पहले भी होता था। हम लोग गलत पढ़ते हैं कि भारत की खोज हुई, भारत की खोज हुई। भारत की खोज कभी नहीं हुई। भारत का समुद्री मार्ग की खोज करी कहां से? यूरोप से। यूरोप और एशिया में जो भारत है उनके बीच का जो समुद्री मार्ग ढूंढा गया, उस चीज की खोज हुई है। अब हुआ क्या, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यहां से यूरोप से लोग निकलना स्टार्ट हुए होंगे, और जब निकलना स्टार्ट हुए तो उनके खर्चे की बात आई। तो कौन करेगा खर्चा? तो यहां पर बात करी किसने कि स्पेन करेगा और यूरोप करेगा। ये दो कंट्रियां करती थी, स्पेन, सॉरी स्पेस लिख गया, स्पेन और पुर्तगाल मान के चले आप। इन दो देशों ने भारत की समुद्री खोज के लिए जो व्यक्ति निकल रहे थे उनका खर्चा करना स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन तो आपसे यहां से बच जाएगा। अब समझे, सबसे पहले व्यक्ति 1492 में निकला भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए। जब 1492 में निकला होगा तो दिशाएं, या मैं आपसे कहूं तरह तरीके की तकनीकी नहीं हुआ करती थी जिससे कि हमें ज्ञात हो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो यहां से जब वो व्यक्ति निकला तो निकलने के बाद वो कहां पहुंच गया? नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। और यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों पर जैसे वो उतरा तो उसने सोचा कि शायद मैंने भारत की खोज कर ली समुद्री मार्ग से। अब हुआ क्या, जब उसे बाद में पता चला तो वैसे तो उसने सोचा कि मैंने खोज कर ली, तो यहाँ के ना जो उत्तरी अमेरिका मैंने बनाया, वहां के तटवर्तीय क्षेत्र के लोगों को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। उसने भारत के इन लोगों, वहां के लोगों को रेड इंडियन बोला। अब पेपर में कभी कभी पूछ ले कि जो है माता ये रेड इंडियन किन्हें कहते हैं, तो आप तो तुरंत समझेंगे इंडियन वर्ड आ रहा है तो भारत का ही कोई ना कोई क्षेत्र रहा होगा। तो ये भारत के नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा। कहा? 1492 में। और 1492 में जो व्यक्ति वहां पहुंचा उसका नाम अगर आपसे पूछ लें तो आप ध्यान रखेंगे उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस नाम था। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। आप कहते नहीं कहते हैं कि यार भाई कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, मगर कर ली अमेरिका की, तो ये कारण था। आप समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति निकला, ये तो भाई हार गया। हारने के बाद दूसरा व्यक्ति निकला और दूसरा व्यक्ति इस तरीके से होते आते होते होते यहाँ पे दक्षिणी बिंदु पर रुक गया, दक्षिण अफ्रीका के इस बिंदु पर आकर रुक गया। और रुकने के बाद इसे भी भारत की खोज नहीं कर पाया। इस बिंदु पर, जिस दक्षिणी बिंदु पर रुका, उस बिंदु का नाम बता दिया इसने कि ये बिंदु आशा आंतरीय बिंदु है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आशा आंतरीय बिंदु कहां है, आप तुरंत बता देंगे दक्षिण अफ्रीका में है। ये अफ्रीका का बिंदु है आशा आंतरीय। और जो व्यक्ति आया था, इस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ लें तो आप बता देंगे इस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमिडियास। बार्थोलोमिडियास। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आसानी से लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक ऐसे ही जब यहाँ पे रुक गया, ये भी जो है लौटकर वापस चला गया, भारत की इसे खोज नहीं हो पाई, तो एक व्यक्ति 1498 में फिर निकला और इसी मार्ग से होते हुए, क्रॉस करते हुए इस तरीके से जो है ये भारत के केरल के कालीकट तट पर जाके उतर गया होगा। इस व्यक्ति ने जब ये आया होगा तो उस समय पीरियड हो गया होगा 1498 का। और 1498 में जाके इस व्यक्ति का नाम होगा वास्को डिगामा। और ये कहां उतरा? केरल के कालीकट तट पर जाकर ये उतर गया। और उतरने के बाद इसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कर ली कि समुद्री मार्ग के द्वारा अगर भारत पहुंचा जाए तो किस प्रकार पहुंचा जाएगा। ये 1498 में आया है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, याद हो गई होगी अगर मेरे साथ आप इस बात को सुनते जा रहे हैं तो। चित्र द्वारा आप ना इसी तरीके से अपने आप चित्र बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नई स्लाइड लेते हैं और नई स्लाइड में हम आगे अब जो है समझना स्टार्ट करते हैं। 1498 में केरल के काली तट पे जो उतर गया होगा, उतरने के बाद अब जो है ये क्या होगा आप इस तरीके से समझेंगे। 1503 में दोबारा आएगा। पहले दोबारा आने से पहले ये समझें, जब ये 1498 में आया और जब वापस जा रहा होगा तो यहां से मसाले ले गया होगा।
और मसाले ले जाने के बाद इसने जब वहां पे यूरोप में बेचे होंगे मसाले, तो ये बताते हैं संपूर्ण यात्रा का कई गुना उसे प्रॉफिट हुआ। जितना उसने संपूर्ण यात्रा में पैसा खर्च किया होगा उसका कई गुना उसे लाभ हो गया। और जब लाभ हो गया तो उसे तो एक तरीके से जो है भारत के साथ व्यापार करने का जो है खून मुंह लग गया। और जब व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ हो गया होगा तो ये 1503 में अपने साथियों को लेकर फिर आया और 1503 में आके इसने भारत के साथ मसालों का और अधिक व्यापार करने लगा। मसालों का व्यापार। बताइए, ये बात अगर आपको कोई क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है भाई। 3-4 व्यक्ति के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक तो वास्को डी गामा के बारे में, कब आया, कौन से तट पे उतरा, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है। और 1503 में आया, ये ध्यान रखना, व्यापार करना भारत के साथ पुर्तगालियों ने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति और आया जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। इसके बारे में समझने ध्यान से, ये बाद में आया है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये क्यों खास हो जाता है, इसने क्या करा, जब ये आया तो इसने सोचा अच्छा खासा व्यापार चल रहा है भारत के साथ में हमारा, कोई और भी व्यापार करने आ जाएगा। इसलिए उसने जो इन्होंने भारतीय मार्ग खोजा था, समुद्री मार्ग, उस मार्ग को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने का कारण क्या था, उस मार्ग पे इन्होंने एक तरीके से चुंगी कर लगा दिया। उन्होंने कह दिया अगर इस मार्ग का कोई और उपयोग करेगा भारत में आने के लिए तो वो हमें टैक्स देगा। तो इस चीज को ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है। शांत जल की नीति, इसी बात को बोला गया, शांत जल की नीति। यहां से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके कि शांत जल की नीति किसने स्टार्ट करी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने करी है। ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं इसे। और ये कौन था, पुर्तगाली था। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको। अब अगली स्लाइड में हम आगे की बात समझेंगे। देखिए, अगली स्लाइड आपके लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। आगे की बात करें तो इसके बाद आया अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क जब आया दूसरे नंबर पे, आप ऐसा करके याद कर लेंगे, पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पढ़ा, फिर अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क ये अपने एक काम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हुआ। इसने आते ही गोवा पर कब्जा कर लिया। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि गोवा पर कब्जा किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। और उस पुर्तगाली का नाम बताइए जिसने गोवा पे कब्जा किया था। तो उस पुर्तगाली का नाम बता देंगे आप, क्या नाम था, अल्बुकर्क था। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखेंगे कि अल्बुकर्क ने क्या करा, इसने सोचा कि हम लोग जो आ रहे हैं भारत में अपने पैर कैसे जमाएं। इसने पैर जमाने के कारण जो है भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसने सोचा कि ये लोग जो मर रहे हैं जबरदस्ती, अगर इन्हें मारना बंद कर दें हम, है ना, ये मरे नहीं, तो किसी ना किसी तरीके से हम इनसे शादी कर लेंगे महिलाओं से। और शादी करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहीं पे ठहर जाएंगे, हमारे जो है पांव यहाँ पे जो है फैल जाएंगे। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे, पहले नंबर पे पुर्तगाली थे। और वो भी पुर्तगाली में कौन था, तो आप बता देंगे, उसका नाम था अल्बुकर्क। बताइए, ये बात क्लियर हो गई आपके। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने शांत जल की नीति अपनाई, उसका कारण क्या था वो बता दिया हमने। अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा पे कब्जा करने के बाद सती प्रथा भी अपना ली। यहां तक मैं समझता हूं कोई बात आपके क्लियर होने से नहीं बची होगी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसका नाम था नूना डी कूना। नूना डी कूना। इसने क्या करा, इसने सबसे पहले 1530 में ये आया और आने के बाद गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी। तो देखो, गोवा पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अलग है और राजधानी बनाने वाला व्यक्ति अलग है।
कब्जा करा है अल्बुकर्क ने और राजधानी बनाया है नूना डी कूना ने। इसके साथ साथ इसने एक काम और किया, 1535 में ही 1530 में राजधानी बनाई, 1535 में भारतीय राजाओं से 2 क्षेत्र और जीत लिए इसने, दमन और दीव। दमन और दीव जीते भारतीय राजाओं से। इस तरीके से अगर मैं आपको एक मैप बनाकर समझाऊं तो आप ऐसा करके समझेंगे, दमन दीप जीत लिए। और ये मैप रहा आपके सामने, देखो मैं बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये गोवा है और ये दमन द्वीप है, देखो तीनों समुद्र के बॉर्डर पर हैं। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा था, पुर्तगालियों ने ये मालाबार जो तट थे इन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, दमन द्वीप और उसके साथ साथ गोवा तीनों इन्हीं के पास हो गए। अब दूसरी कंपनी भारत की ओर बढ़ेगी। उस कंपनी का नाम देखो हम ऐसे याद करते हैं, देखो हमें याद करना PDEDF। P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डच, E फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, D फॉर डेनमार्क और F फॉर फ्रांस। अब जब ये D फॉर डच भारत में आने का कारण क्या था, पहली बात तो ये ध्यान रखना, डच हमारे सर ने ये बताया था डच क्यों आए। डच आए, ये स्पेन से आजाद हुए थे और स्पेन से आजाद होने के बाद भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए। सही है। और आते ही इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया और दमन और दीप को जीत लिया और ये मालाबार तट जीत लिए। ये सरकारी कंपनी थी और ये इससे पहले पुर्तगाली जो आए वो सरकारी कंपनी नहीं थे, आप ये ध्यान रखेंगे सरकारी कंपनी आई है ये। और जब इन्होंने जीत लिया तो इन्होंने ये सोचा कि भाई जो यहाँ पे अब गोवा ही बचा इनके पास, पुर्तगालियों के पास, तो गोवा जब बचा होगा तो इन्होंने सोचा गोवा को कैसे बचाएं। तो इन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली? इन्होंने, पुर्तगालियों ने, इनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, उस कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से कर दी। किससे कर दी भाई? ब्रिटेन के राजकुमार। और जब राजकुमार से कर दी तो राजकुमार को क्या मतलब पड़ा है, तुमने कर दी शादी। अब राजकुमार को इन्होंने दहेज में क्या दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात याद करनी है। तो राजकुमार को इन्होंने दहेज में दिया बंबई, जैसे बंबई इन्हीं का था, बंबई दहेज में दे दिया इन्होंने। बोले लो, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब यही कारण बनेगा, ये बंबई में व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी, तब ये डच को खचेड़ेगी। और जब जब डच भागेंगे तो डच के भागने के बाद जो है अब आगे और लोगों का काम स्टार्ट होगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना लेगी। तो आज हमने जो है पुर्तगालियों के बारे में हमने बहुत सारी बात समझी, डच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पे आना स्टार्ट होगी वो पढ़ लिया। इसके आगे की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।